जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम करता हूं। तो आइए आज आप सबके बीच मैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, इस पाठ से बनने वाली जितनी सारी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कमी दिखती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पता लग गया होगा कि आज हम पार्ट नंबर 2 के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इसका फुल व्याख्या आपको इस वीडियो में मिलेगा। पार्ट नंबर 2 से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है उतने सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? देखिए, आप हमारे साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास करें। मैं तो इसका आंसर बताऊंगा ही, साथ ही साथ आप भी उत्तर देने का प्रयास करते चलें। तो चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद कथा मंजरी। और अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? तो हमारा यहाँ से आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान होता है उसे क्या कहते थे? हस्ती सेना मतलब जो हाथी के सेना का जो प्रधान होता था उसको हम क्या कहते थे? तो यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आएगा महापिलुपति। महापिलुपति आंसर क्या होगा? महापिलुपति। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा कि निम्न में से महिला संत कौन थी? तो इस पे हमको ऑप्शन पर ध्यान देना होगा। पहला ऑप्शन है मीरा, अंडाल, कराइल, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर निकल करके आता है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानने वाला था।
क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। कौन सा था? बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 12 निकल करके आएगा कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है? मौर्य काल में टकसाल का जो प्रधान होता था कौन होता था? तो ऑप्शन पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर सी, पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था? तो मौर्य के काल के समय का जो कलिंग था वो किस राज्य में स्थित था? तो वो था उड़ीसा में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अंतःपुर का रक्षक। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 होगा कि मौर्य काल में ब्राह्मदेह क्या था? इसका आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिदान। ब्राह्मदेह क्या था? भूमिदान। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आएगा बौद्ध धर्म। अशोक किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अशोक के बारे में बात करें तो अशोक एक महान शासक था। कलिंग का युद्ध, कलिंग के राजा खारवेल और अशोक के बीच जब कलिंग का युद्ध होता है तो उसमें जो भीषण रक्तपात होता है उसको देख करके अशोक का हृदय दहल जाता है। फिर उस युद्ध के बाद से उसने ये निर्णय लिया कि आखिर हम यह युद्ध क्यों कर रहे हैं। फिर उसने ये निर्णय लिया कि आज के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो अशोक का पुत्र था महेंद्र, अशोक की पुत्री थी संघमित्रा। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा और अपने बेटी दोनों को सिंहल द्वीप, यानी कि अभी हम बात करें तो अभी के वर्तमान में श्रीलंका भेज दिया। क्या करने के लिए? तो धर्म प्रचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? यानी कि वो कौन से बौद्ध भिक्षुक थे जिनसे मिलने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो ये बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 21 है राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? या राजगृह की नगर वधु कौन थी? इसका आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर डी, सालवती। क्वेश्चन नंबर 22 है किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे राजा सुखी तथा प्रसन्न है? मतलब कि असली में अच्छा कर्म वही है जिससे प्रजा सुखी और खुश रहे। ये कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कौटिल्य। तो आपको यहाँ पे बताते चले कि कौटिल्य के और भी नाम है, विष्णुगुप्त है, चाणक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन में फेरबदल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य काल में कलिंग की राजधानी तोसली थी।
क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? तो आर्यभट्ट पटना के निवासी थे। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? पटना के निवासी थे। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा गया? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा गया? तो द्वितीय जो नगरीकरण के जो नगर थे उनको लौह युगीन नगर कहा गया। क्या कहा गया? लौह युगीन नहर कहा गया। तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख बोगजाकोई का अभिलेख है। अब अगर हम यहाँ बात करें कि बोगजाकोई का अभिलेख का निर्माण कौन कराया, तो बोगजाकोई का जो अभिलेख है उसका निर्माण मितनवी शासकों द्वारा कराया गया। अब मितनवी शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराए जाने की वजह से इस अभिलेख का नाम भी मितनवी अभिलेख पड़ गया। कौन सा अभिलेख पड़ गया? मितनवी अभिलेख पड़ गया। मितनवी अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आएगा सेलुकस निकेटर। क्या निकल करके आएगा? सेलुकस निकेटर। जो मेगास्थनीज था वो सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया और किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में मिलता है। कितना अभिलेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में मिलता है। यहाँ से अलग क्वेश्चन निकल करके आएगा, कलिंग का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो कलिंग के राजा खारवेल और अशोक के बीच में हुआ, जिसमें अशोक जीत जाता है। विजयी होने के बाद भी उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसमें भीषण रक्तपात, बहुत सारे लोगों की जाने गई। इसको देख करके उसके मन में आता है कि नहीं, मैं आज के बाद से कोई युद्ध नहीं करूँगा। कोई युद्ध नहीं करने का उसने निर्णय लिया और इस कारण से उसके बाद से उसने कोई युद्ध नहीं किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? तो चीनी यात्री फाहियान विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। एक मिनट देखिएगा, किसके दरबार में आया? तो विक्रमादित्य के दरबार में आया। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? जो मेगास्थनीज था किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरण के अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा निकल करके आएगा क्वेश्चन नंबर 32 कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल कर के आ रहा है कि कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है और बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन है। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में इसमें व्याख्या किया गया है। अगला क्वेश्चन निकल कर के आएगा क्वेश्चन नंबर 33 कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था?
तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया। कब किया गया? तो 319 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने किया। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो यहाँ से आंसर हमारा निकल करके आता है कुमारगुप्त। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल इजी टू लर्न को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे वीडियो पे कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और आपके एक शेयर से वैसे विद्यार्थी जिनको इसकी आवश्यकता है उनके पास हमारा वीडियो पहुंचेगा। खास करके वैसे भी विद्यार्थी जिनका परीक्षा 2024 फरवरी में होने वाला है, आप सभी एकदम धैर्यपूर्वक विश्वास बना करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी एकदम पक्की तरीके से कराएंगे। यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न और उसके उत्तर यहाँ मिलेंगे। खास करके वैसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो यहाँ से आंसर निकल करके आता है गुप्त काल। कौन सा काल? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अभी इन 8 प्रकार के विवाहों का बात करें तो इसमें से जो 4 प्रकार के जो विवाह हैं वो अच्छे विवाह माने जाते हैं और जो 4 प्रकार के विवाह हैं वो अच्छे विवाह नहीं माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 39 है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? यानी कि जो नीचे दिया गया ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शनों में से किस व्यक्ति ने, किस यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया? तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर कहता है हेन सांग। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? यानी कि वह गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्का पर अपना फोटो बीड़ा बजाते हुए छपवाया? तो यहाँ से आंसर निकल करके आएगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी निकल करके आएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? यानी कि अशोक के अभिलेख जो मिले, कहाँ से मिले?
तो उत्तरी पश्चिमी भारत में जो अशोक के अभिलेख मिले उन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो उन अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त है? तो अशोक के कुल 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म सबसे अधिक कहाँ पर प्रचलित हुआ? अशोक द्वारा प्रचलित जो बौद्ध धर्म है वो सबसे अधिक श्रीलंका में प्रचलित हुआ। श्रीलंका का पुराना नाम है सिंहल द्वीप, सिलोन। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक नामक जो वैद्य थे उन्होंने जो वैद्य की शिक्षा है, जो डॉक्टरी की शिक्षा, वो कहाँ से प्राप्त की? इसका आंसर निकल कर के आएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 45 है कि जीवक नामक जो वैद्य थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो जो जीवक वैद्य थे वो राजगृह के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? राजगृह। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो अभी बात हो रहा था कि जीवक जो क्या थे वो वैद्य थे। वैद्य की शिक्षा कहाँ से लिए? तक्षशिला से लिए। रहने कहाँ के रहने वाले थे? तो राजगीर के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था? जो अंग राज्य था वो आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था? तो अभी के जो बिहार है उसके भागलपुर नामक जिले में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? बृहद्रथ वंश से था। क्वेश्चन नंबर 50 है तक्षशिला किस राज्य में है? तक्षशिला गांधार राज्य में था। तक्षशिला किस राज्य में था? गांधार राज्य में था। क्वेश्चन नंबर 51 है सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था? सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था? सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। जब सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया तो उसके साथ मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को भी भारत में भेजा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के 13वें अभिलेख में है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? आंसर है राजगृह। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो उदयन। क्वेश्चन नंबर 58 है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी और ये जो नगर बसाया था उसने गंगा, सोन और पुनपुन इन तीनों नदियों के संगम पर बसाया था। क्वेश्चन नंबर 59 है रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग
किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर निकल कर के आएगा मगध। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है? यानी कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 62 है चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? यानी कि चाणक्य का और भी दो नाम है, विष्णुगुप्त और एक नाम है कौटिल्य। यानी कि चाणक्य ने भारत के किस शिक्षण संस्थान में, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया यानी पढ़ाई किया? तो इसका आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 63 है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय मगध में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 64 है शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु तांबा कह रहे हैं, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु चांदी थी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है? भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 67 है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? यानी कि खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो ये थे राजा रुद्रदमन। क्वेश्चन नंबर 69 है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक राजदूत था। मेगास्थनीज एक राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके भारत आया था। किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो ये रहा हमारा आज का हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने प्रयास किया कि पार्ट नंबर 2 के जितने सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। जो भी इसमें क्वेश्चन थे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वो भी जो 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, उसकी दृष्टि से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल का नाम है इजी टू लर्न। आपके प्यार और सपोर्ट की आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।